नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाने के लिए जिन चेहरों का ऐलान किया है, उसने कुछ लोगों के इस मुगालते को दूर कर दिया है कि अब की बार तालिबान बदल गया है। तालिबान सरकार का पीएम मुल्ला हसन एक मोस्ट वांटेड आतंकी है और तालिबान के बेहद कट्टर चेहरों में से एक है। मुल्ला हसन, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब समेत जो 33 कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान हुआ है, उनमें कम से कम 20 चेहरे ऐसे हैं जो अफगान तालिबान गुट और हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को तालिबानी सरकार में जगह मिली है, उनमें से कुछ ग्वांटनामो बे जेल के सजायाफ्ता भी हैं। तालिबान की सरकार पर पाकिस्तान की आईएसआई की छाप साफ साफ दिखाई दे रही है। हक्कानी नेटवर्क की तालिबान सरकार में जोरदार पकड़ दिख रही है। तालिबान सरकार बनते ही महिलाओं की खेलकूद पर पाबंदी जैसे फरमान आने भी शुरू हो चुके हैं। इसलिए आज दंगल में पूछेंगे, क्या आतंकवाद के मसले पर दुनिया की हार नहीं, आतंकी चलाएंगे अफगानिस्तान? इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में इनामी आतंकियों ने सरकार बना ली है जो यूएन के मोस्ट वांटेड है, जिन पर अमेरिका की एफबीआई जैसी एजेंसियों ने इनाम रखा हुआ था। वो अब अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे। मिली अफगानिस्तान के नए रईस उल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन नखुन से। अमेरिका पर अलकायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान मुल्ला हसन टॉप तालिबानी नेता था। बतौर कमांडर इसी की देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि यह तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन नखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट है। कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ पड़े, गोली तक चल गई थी। हक्कानी को हिब्बुल्लाह कुछ ज्यादा मंजूर नहीं था। तालिबानी सरकार के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी पर गौर कीजिए। यह है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में यह कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे $10 मिलियन यानी लगभग 75 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। 2008 में काबुल के होटल पर आतंकी हमला हो या फिर भूतपूर्व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की हत्या की कोशिश की साजिश। अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के साजिश रचने में हक्कानी नेटवर्क के इस खूंखार सरगना का नाम है। वो कितना खूंखार आतंकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर $1 करोड़ अमेरिकी का इनाम घोषित किया है और अब यही आतंकी अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में गृह मंत्रालय संभालेगा। अफगानिस्तान की नई सरकार में रक्षा मंत्री का ओहदा भी आतंक के बड़े चेहरे के जिम्मे होगा। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा और तालिबान के मिलिट्री कमीशन का चीफ मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान का राजनीतिक चेहरा रहा मुल्ला बरादर डिप्टी पीएम बना है, जबकि दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से संपर्क करने वाला शेर मोहम्मद अब्बास टनिकजई उप विदेश मंत्री बनाया गया है। 33 सदस्यों की तालिबानी कैबिनेट में 20 पश्तून है और एक भी महिला नहीं है। Taliban announced their government. It is anything but inclusive. The people of Afghanistan, especially our youth who have only known a free and democratic Afghanistan, will not accept a governing structure that excludes women and minorities, eliminate constitutional rights for all, and does not protect the gains of the past.
तालिबान की सरकार क्या करेगी, इसकी बानगी मिल गई है। तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने साफ कहा है कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। वली द दिन په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت په وهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. तालिबान के सांस्कृतिक आयोग ने महिलाओं के खेलकूद पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया है, क्योंकि उनके मुताबिक खेलकूद से महिलाओं का शरीर बेपर्दा होता है। अशरफ वानी और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो महबूबा मुफ्ती को लगता है कि तालिबान, आतंकिस्तान, आतंकवादियों का ये गुट 33 चेहरे ये मिसाल बन सकते हैं दुनिया भर के लिए। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। पाकिस्तान से कमर चीमा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अब्दुल समद याकूब जो कि प्रवक्ता है पीटीआई पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, चूंकि महबूबा मुफ्ती का यह बयान काफी अहम हो जाता है, उनको लगता है कि मिसाल कायम करने जा रहा है तालिबान और शरिया कानून के हिसाब से ही वो चले, अब हकीकत बन चुका है तालिबान। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, महबूबा मुफ्ती और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब जिस ढंग से बोल चुके हैं, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती तो चाइना के भी फेवर में बोल चुकी थी कि चाइना आ जाएगा तो उसके बाद वो हमें 370 हटा देगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस ढंग के ऐलान तालिबान ने किए और जिस ढंग की उनकी पिछली इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, इसके बावजूद जो एक वाजिब आवाज उठनी चाहिए थी तालिबान की इस ढंग की बातों के खिलाफ, कम से कम मुस्लिम समाज में से बात आनी चाहिए थी कि भाई शरिया का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है जो कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि गाहे बगाहे उनका समर्थन, गाहे बगाहे उनकी हौसला अफजाई, इस ढंग की चीजें दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार का बयान देना, चूंकि वो पूर्व में भी वो अलगाववादियों के पक्ष में बोलती रही हैं, इसी कारण से एक स्टेज ऐसी आई कि हम लोगों ने भी प्रयास किया था, परंतु अंततः हमें वो छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा कि हाँ, हम मानते हैं कि वो हमारा गठबंधन महामिलावट था, ईमानदारी से उन्होंने बोला। इसलिए आज की स्थिति चिंताजनक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा चित्रा जी, कि अब जिस प्रकार की सरकार वहां पर काबिज हो गई है, उसके बाद जो वहां पर आतंकवादी तत्व होंगे, उनके लिए तो हिंदी की जो एक प्रसिद्ध कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो अब तो उनका सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब वही लोग आके सत्ता में बैठ गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये सोचने की बात है। हां, एक पॉइंट में और जरूर थोड़ा सा आपको लगेगा विषयांतर में जा रहे हैं। जो तालिबान ने हुक्म दिया कि 8 साल से ऊपर की बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ढक के निकलना चाहिए, और अभी कहा कि आपके इस प्रोग्राम में दिखाया गया कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल यही वो कारण था कि भारत जो कि दुनिया में सबसे अधिक जगत गुरु था, पढ़ा लिखा देश था, जहां महिलाएं सबसे अधिक आगे थी प्राचीन काल में। सोचिए, जब 21वीं सदी का साइबर एज के में ये लोग ये दिखा रहे हैं और शरिया के इंटरप्रिटेशन पे बाएं दाएं कर रहे हैं, तो 1000 साल पहले और 500 साल पहले मिडिवल एज में क्या होता होगा। इसीलिए मजबूरी में चाहे बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, सब इस कारण से आई थी भारत में। कम से कम आज की युवा पीढ़ी को यथार्थ देख के समझना चाहिए। और जो कह दिया कि पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं, यही उस जमाने में रहा होगा। सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म, सारे स्कूल डी-रिकॉग्नाइज, अब जो हम कहेंगे वो पढ़ना पड़ेगा। तो एक ये भी हमें समझ में आना चाहिए। और अगर ऐसे तालिबान का समर्थन कोई करता है तो यकीनन उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। जाहिर तौर पर अगर महिलाएं अपनी आजादी की बात करती हैं, वो अपने अधिकार मांगती हैं, तो फिर उनको कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। इस तरह का रूप भी तालिबान का हम देख चुके हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, उसके बाद मैं पाकिस्तान के मेहमानों के पास चलूंगी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि एक से एक नमूने भरे हुए हैं, जो 33 लोगों की लिस्ट सामने आई है, प्रधानमंत्री से लेकर यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक सब के सब आतंकवादी रहे हैं, टॉप लिस्ट में शामिल रहे हैं, कुछ पर तो बैन है। आतंकवादियों की सरकार को अशोक सज्जनहार जी हिंदुस्तान किस नजरिए से देखेगा? देखिए, बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो पहले तालिबान कह रहा था, जो हम एक इंक्लूसिव सरकार लाएंगे, हम एक
मॉडरेट सरकार लाएंगे, हम इसमें विमेन को भी शामिल करेंगे, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो ऐसी सरकार जो पूरी दुनिया ये देख रही थी, जो अब तालिबान ये कहता रहा है, उसके जो बहुत ही हामी भरने वाले नुमाइंदे जो अभी उनकी सरकार बनी नहीं परंतु उनका मैसेज लेकर दूर दूर देशों में जाने वाले पाकिस्तान के जो हैं, वो भी कह रहे थे जो इनको आप चांस दीजिएगा, ये तो नई तालिबान है, ये तो बिल्कुल तालिबान 1.0 नहीं है, 2.0 है, तो इसीलिए आप इसको चांस दीजिएगा। देखिए 15 अगस्त से वो आए हुए हैं, वहां पर उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया है, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी अगर महीने पहले 2 महीने पहले ये वाले बयान देती तो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है, जो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए पिछले 3 सप्ताह से अधिक वो वहां पर रह चुके हैं, उनका पूरा कंट्रोल है, उन्होंने कैसे अपने को वहां पर किया है, उनका क्या एक्टिविटी रहा है। आज भी आप देख रहे हैं उनकी सरकार भी आ गई है, महिलाओं के ऊपर वो गोलियां चला रहे हैं। पंजशीर में देखिए कैसे लोगों को बाहर निकालकर एकदम सामने खड़ा होकर उनको गोली से मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कोई टॉलरेंट सरकार नहीं है, ये कोई इंक्लूसिव सरकार नहीं है। जो 33 लोग हैं सभी के सभी पश्तून हैं, केवल 2 उसमें ताजिक हैं, 1 उज़्बेक हैं, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, कोई सारे जो हैं जैसे आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया है, जो सभी के ऊपर मोस्ट वांटेड है यूनाइटेड नेशंस का, किसी देश का नहीं, यूनाइटेड नेशंस के मोस्ट वांटेड हैं। तो इसीलिए इनसे कुछ उम्मीद रखना, और जिस प्रकार से, मैं आखिरी शब्द यही कहूंगा चित्रा जी, जिस प्रकार से वहां के जो DGISI पाकिस्तान के फैज हमीद वहां पर बैठे हुए हैं, जैसे गवर्नर जनरल बनकर वहां पर आ गए हैं, जो मैं तो यहां पर पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने आया हूं, तो ये तो अपनी आजादी को उन्होंने धरोहर रख दिया और है। कहा जा रहा है कि ISI के चीफ की ओर से तो पूरा खुला समर्थन दिया गया, यहां तक कि बहुत सारे चेहरों को लेकर भी बड़े उत्साह के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा। कमर चीमा और बाकी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगी, अब्दुल समद याकूब के पास, लेकिन उसके पहले जरा एक बार फिर से मेजर जनरल सुधाकर जी मैं आपके पास आऊंगी और एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जिसके जरिए हम समझे कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री किस तरह से मोस्ट वांटेड है। करोड़ों रुपए का ऐलान किया गया है इन लोगों के ऊपर, और जरा सोचिए ये अब अफगानिस्तान की सरकार चलाएंगे और हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि ये लोग अब हकीकत बन चुके हैं। तो क्या स्वीकारने के लिए इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं? वो तमाम चेहरे आपके सामने हैं। आपको बता दें HM जो होम मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी, 2001 के बाद से हक्कानी नेटवर्क का वही सरगना है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड है, 37 करोड़ रुपए का इनामी है, ISI का एजेंट बताया जाता है। और सिराजुद्दीन और उसका पिता 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर इन लोगों ने हमला कराया था जिसमें 58 लोग मारे गए थे। इस तरह से एक एक करके वो तमाम चेहरे, प्रधानमंत्री अफगानिस्तान का उसका चेहरा भी आप देख पा रहे हैं, और इसके जरिए समझिए मुल्ला हसन अखुंद जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, यूनाइटेड नेशन समेत कई मुल्कों की ओर से इस पर बैन लगाया गया है और ये अब अफगानिस्तान चलाएगा। अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन शरिया कानून के हिसाब से चलेगा, बार बार इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है। सुधाकर जी मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये बात भी हालांकि सच है कि अफगानिस्तान में अब यही तालिबान और उसकी ये आतंकिस्तान सरकार एक हकीकत है। इसको लेकर हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़े? चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में इन्वाइट करने के। एंड आपको शायद याद होगा, आप ही एंकर थे पिछली बार आपके चैनल में, मैंने एक कहावत दोहराया था कि क्या चीता अपने चमड़े पे दाग कभी बदल सका है क्या कभी? इसी तरह जो बोलते हैं अंग्रेजी में कहावत, हिंदुस्तानी कहावत में कुत्ते का पूंछ कभी सीधा हुआ है? तो ये एक बहुत सरल तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो आपने इतने सारे विस्तार रूप में कवर किए हैं, एक चीज भूल गए हम, हमारे माइनॉरिटीज के ऊपर जिस किस्म की प्रोसिक्यूट किए हैं, ये शायद हम बोल रहे हैं कि जो गुरुद्वारा हरिराव गुरुद्वारा में 25 हमारे सिख लोगों को जो मारे थे, ये इन्होंने कोलैबोरेट किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट इनपुट है आईसिस के साथ, और काफी सारे नुकसान हुआ था। इसी से मैं आगे ले जाना चाहता हूं कि ये तो बहुत ही एक मजाल बन गया है कि यूनाइटेड नेशन से जो बैन हो रखे हैं, प्रोहिबिट हो रखे हैं, जो लिस्टेड है, ये सब मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। मेरा जो विचार है, मेरे सोच विचार के मुताबिक ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ये बहुत जल्दबाजी, आपका शायद पता होगा पिछले हफ्ता शुक्रवार को ये आपस में काफी मुठभेड़ हुआ है, मारामारी हुई है। बिल्कुल। मालूम है कि 17 इनके जो कार्डर्स है इनकी डेथ हुई है,
अखुनजादा साहब को चोट लगा है, बरदरा साहब को भी चोट लगा था, और आज के दिन में इनको एक एक स्टेप नीचे रेलीगेट किया गया है। जो स्थान देना चाहिए था वो नहीं दिए हैं। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जितने सारे मंत्री अभी उभर के आए हैं, सामने स्ट्रक्चर में जो पेश हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मेजॉरिटी हकानी है, और आईसिस का जो काबू जिनके ऊपर पूरा सख्त और अच्छी तरह है, टाइट लिस्ट के साथ जो कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिवली जो उनको काबू में ले सकते हैं, यही लोग अभी उभर के आए हैं। बिल्कुल मेरे अंदाज से थोड़े दिन के हिंदुस्तान में बार बार ये कहा जा रहा था कि पहले तो चेहरा सामने आने दीजिए कि किस तरह की सरकार बनती है, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। तो क्या वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान कोई निर्णय ले और अफगानिस्तान को लेकर आगे बढ़े? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी सुधांशु जी आपसे, लेकिन अब कमर चीमा जी आपके पास आते हुए, अब तो बड़े खुश होंगे आप लोग आतंकवादियों की सरकार बनाने के बाद। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है अफगानिस्तान की। जब तक अफगानिस्तान में लॉलेस है, वहां पे एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं रहती, पाकिस्तान का ये काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रियासत को महफूज करने के लिए अफगानिस्तान में किसी ना किसी का किस्म का इन्फ्लुएंस जरूर करें, और वो हम करते रहेंगे। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को सरकार बना रहे हैं, दुनिया के सामने लोग इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं, दहशतगर्दी और पाकिस्तान तो जाना ही इसीलिए जाता है कमर चीमा, करना पड़ेगा। कमर चीमा हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हमें कहेगा। हमारे मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट है कि किसी भी सरजमीन से अगर खतरा हो तो अंदर घुस के मारो। अगर भारत से होगा तो घुस के मारेंगे। अरे इतने बार पिट चुके हैं, अभी तक समझ नहीं आई क्या कमर चीमा? होगा तो घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक 1965, 71, 1948, 47, अभी तक समझ में नहीं आती है ये बातें आप लोगों को। यहाँ पर बैठकर मतलब ये बतौलेबाजी करनी है आप लोगों को। जब से आपकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट बंद हुए, अफगानिस्तान पर रहिए ना, आतंकवादियों की सरकार बनाने की बात कितने खुश है बताइए आप लोग। हक्कानी नेटवर्क, एक सेकेंड, मेन मुद्दे पर आइए कमर चीमा, मेन मुद्दे पर आइए कमर चीमा। और आप लोगों को तो मुंह की खाने पड़ रही है ना। अब उसी तालिबान सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कश्मीर जो मसला है वो दो देशों का आपस का, इसमें हमको नहीं घसीटा जाए। तो बार बार ये जो उछल कूद आप लोग अपने देश के भीतर कर रहे थे, मुंह की खानी पड़ गई कि नहीं पड़ गई आप लोगों को? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, अगर आप तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते तो आप ना करें। शोर किस चीज का मचाते हैं? अगर अफगानी तालिबान को चाहते हैं, अगर अफगानिस्तान की अवाम तालिबान को चाहती है, तो मैं और आप कौन है कि हम ये कहें कि नहीं हम तालिबान को नहीं आने देंगे? आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं अफगानिस्तान के भीतर, काबुल के भीतर, और बैठकर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के नागरिक चाहते हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार बने। सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं आऊंगी अब्दुल समद आपके पास। शर्म आनी चाहिए आपको। वहां पर लाखों की तादाद में लोग अपने मुल्क छोड़कर चले गए और आप कह रहे हैं अफगानिस्तान की आवाम चाहती है सरकार बने तालिबान की। पाकिस्तान चाहता है आतंकवादियों की सरकार बने वहां पर। सुधांशु त्रिवेदी जी, तालिबान के खिलाफ तो कोई जुलूस नहीं निकला। सुधांशु त्रिवेदी जी, लोग खुश हैं, आपको मुश्किल है क्योंकि मुसलमान मुल्क है ना। एक सेकेंड, अगर अफगानिस्तान कमर चीमा सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, आईना दिखाएंगे वो आपको, सुन लीजिए जरा। अच्छा सुनिए कमर चीमा साहब, अरे भाई पूरी दुनिया ने देखा कि वहां की महिलाएं सड़क के ऊपर निकलकर आंदोलन कर रही थी और इन लोगों ने हवाई फायरिंग तक शुरू कर दी। अरे इतना तो वीडियो फुटेज आ गया, अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। आप सोचिए, हिम्मत करके औरतें सड़कों के ऊपर, और उसके बाद उनको रोकना पड़ा, और आप कह रहे आवाम चाहती है। अरे अफगानिस्तान तो छोड़िए कमर चीमा साहब, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की आवाम उसे नहीं चाहती है। वो तो आईएसआई और फौज के दम पे बनी हुई हुकूमत है। मेरा दावा है कि यदि ईमानदारी से चुनाव हो जाए पाकिस्तान में, तो ये जितनी भी मिलिट्री बेस तंजीमें हैं जो मिलिट्री के आपकी फौज की बैकअप से चलती हैं, सब हैसियत में आ जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान की जनता का तो नुकसान हुआ है। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। एक बार सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। मत करें, आपके खिलाफ वहां पर महिलाएं सड़क पर हैं, वो नारेबाजी कर रही हैं, पाकिस्तान गो बैक के नारे लग रहे हैं, और यहां पर आप आके अपनी गुनाहों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रही वो महिलाएं? कल हमारे चैनल पर बैठकर वहां की महिलाएं पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करती हैं, और यहां पर बैठकर आप लोग पर्देदारी की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, सुधांशु जी को बोले दीजिए, उसके बाद कमर चीमा में आऊंगी, अब्दुल समद जी मैं आपके पास भी आऊंगी। एक बार सुनिए, पहले सुधांशु जी को सुनिए। आप बोल रही है भाई, इतना जोश और जुनून में काहे बोल रहे हैं भाई? बोले एक मिनट, अब मैं बोल लूं? एक मिनट, कमर चीमा साहब बहुत संक्षेप में बोले दे रहा हूं। देखिए अभी कमर चीमा जी ने कहा कि
अफगानिस्तान में जब तक सेंट्रली कंट्रोल्ड लीडरशिप नहीं आ जाती है तब तक उसको अपनी रियासत को महफूज रखने के लिए, जनाब अफगानिस्तान वो है जहां पर सबसे फेमस खेल क्या होता, बुजकशी। वहां रूस गया, 10 साल में उसकी जो इज्जत का फालूदा बना के बुजकशी हो गई। उसके बाद अमेरिका की इज्जत की बुजकशी हो गई। पाकिस्तान की तो बिसात क्या है जो बीच में जाकर ये कह रहा है कि हम ठीक कर देंगे। अभी देखिए चाइना आया है, चाचा जीपिंग देखिएगा उनकी वहां पे क्या हालत होती है। अब उसका मैं आधार बता रहा हूं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं। ये जो आप कट्टरपंथी तंजीमें खड़ी कर लेते हैं ना, जो बंदूक के दम के ऊपर पावर पाती हैं, ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पाती नहीं है। सबको पता होता है जिसके पास बंदूक उसके पास पावर। जो हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी छीनने के लिए इतने लठ बजने लगते हैं कि कुछ ही समय के बाद आप देखते हैं 2 फैक्शन 3 फैक्शन, वरना 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाने पड़े। अभी तो यह आगाज है जनाब, अभी देखिएगा अंजाम कहां तक पहुंचेगा। अभी तो रात है इतनी मत वाली, सुबह का आलम क्या होगा देखिएगा। आखिर में इतने फ्रैक्शंस आ जाते हैं कि आपके लिए मुश्किल होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान के लिए होगा कि वो किस फैक्शन को अपना मानेगा और किसको पराया मानेगा, किसको डांटेगा और किसको बांटेगा। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में। आप लोग हैं और आईना साफ करने की कोशिश करते हैं, खुश हो रहे हैं तालिबान की आतंक के साथ सरकार पर। आप लोग आप बोले फिर मेरी बारी में ना बोलिएगा। बोलिए बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। आपकी बड़ी आपको तकलीफ हो रही है, बड़ी आपको दुख पहुंच रहा है कि जी वो कैबिनेट बना दी उन्होंने, वो जनाब ये यूएन टेरर ये डेजिग्नेटेड। और जब ये इनकी नॉर्दर्न अलायंस की अशरफ गनी की रजीम थी, गुंडे उचक्के वार लॉर्ड्स, जो जितना बड़ा गुंडा होता था वार लॉर्ड होता था वो उतनी बड़ी मिनिस्ट्री लेके जाता था, तब आपको तकलीफ नहीं होती थी। तब जो ये सोवियत के खिलाफ लड़े थे, ये सारा अफगानिस्तान पे कब्जा माफिया, ये हेरोइन फरोश, ये ड्रग्स डीलर, ये सारे उसके हिस्सा थे। और अशरफ गनी कौन था, जो अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। और ये कौन था, एनडीएस का ये स्पाई, ये जो वाइस प्रेसिडेंट था, वो तब सब आपको ठीक लगते थे। क्योंकि अब जो अच्छा ये कौन है, ये क्या तकलीफ है आपको इनसे कि ये यूएन टेरर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इनमें जो गुलबदीन हिकमत यार था, जिसने अमरीकी मारे, जिसने उसामा बिन लादेन को सेफ पैसेज दिया तोरा बोरा से, वो अशरफ गनी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है। उसको आपने वहां से लिस्ट से, यूएन टेरर लिस्ट से निकाला है, उसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाए हैं, उसको आपने इलेक्शन लड़वाया है, वो इलेक्शन जीत नहीं सका। ये है वहां की, यानी कि अगर वो यूएन, क्या आप कहते हैं कि जी ये यूएन डेजिग्नेटेड, एक सेकंड सुनिए, यूएन डेजिग्नेटेड नहीं मानते आप यूनाइटेड नेशन को? आखिरी बात, नहीं मानते हैं आप? नहीं मानते हैं कि नहीं मानते? आखिरी बात मत कीजिए, अबे तो शुरुआत हुई है साहब। यूनाइटेड नेशन को मानता है पाकिस्तान, नहीं मानता है? बताता हूँ आपको, पीटीआई के प्रवक्ता हैं आप, बताइए मानते हैं नहीं मानते हैं? और आपको लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशन किसी को आतंकवादी घोषित करता है तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवादी तो पाकिस्तान का दोस्त है भाई। अब आप इसका जवाब ले लें। एक्सपोज होते हैं इस तरह की भाषा बोलकर आप लोग। फिर आप डिबेट कर ले। 780 लोगों को ग्वांटानामो बे में डिटेन किया आपने। 780 लोगों में सिर्फ 16 ऐसे लोग थे जो कन्विक्ट हुए, चार्ज हुए, बाकियों को सारों को छोड़ दिया आपने। वो तो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उस पर तो कोई चार्जेस नहीं है। चलिए सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद में फौरन। सुधांशु जी आपकी बात हो जाए पहले। वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अभी याकूब साहब ने बोला, नहीं मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, गुलबदीन हिकमत यार को बकौल इनके तोरा बोरा की पहाड़ियों से सेफ पैकेज देकर ओसामा बिन लादेन को आने दिया। आने कहां दिया जनाब, आप ही के यहां आके तो पाकिस्तान में महफूज मुकाम पे जलवा फरोश हो गए। और इसीलिए हर दहशतगर्द आपको अपना जानशी नजर आता है। यूनाइटेड नेशंस क्या है भाई, आप तो इस समय टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। आओ भाई, जैसे अमेरिका कहता दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में करो, आप कहते हैं दुनिया भर के टेररिस्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपके लिए कौन सी समस्या की बात है? इसीलिए मैंने फिर बोला, अरे जब रूस और अमेरिका की हैसियत नहीं रही कि अफगानिस्तान संभाल पाए, तो पाकिस्तान ये बोले तो इसे जो एक हिंदी में कहावत होती कि मेढकी को भी जुकाम होने लगा, वो वाली कहावत इस पे चरितार्थ होती है कि पाकिस्तान ये सोचे कि जिसे अमेरिका और रूस नहीं संभाल पाए, अपने जलवाए जलाल के चरम पे, जब उनका दुनिया में जलवा था, उस जमाने में रूस 1980 में और सन 2000 में अमेरिका, आप सोचिए उस इकोनॉमी से लेके और उस स्ट्रेटेजिक यानी लड़ाई के मौके तक, तो आप सोचते आप संभाल लेंगे? मेरे विचार से आप समझदार आदमी हैं, अगर आप अपने अंदर गिरेबान में झांकेंगे तो आपको हकीकत का एहसास हो जाएगा। अब गिरेबान में झांक कर देखेंगे आप, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो आपसे सवाल पूछूंगी कि दरअसल बदलती हुई परिस्थितियों में इस बात को समझने की जरूरत है, आतंकिस्तान की सरकार इस वक्त बन रही है
यकीनन तालिबान का जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है, पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है, लेकिन सबक क्या है और हिंदुस्तान को किन किन मायनों में अब यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है, इसी पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। आज बंदूक के बल पर अपने लोगों का दमन करके बनाई गई सरकार को आतंकी सरकार दुनिया भर के लोग कह रहे हैं तालिबान को लेकर, लेकिन पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा। फिलहाल एक एक करके चेहरे जानिए। मुल्ला याकूब तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है, तालिबान का ये रक्षा मंत्री है जो आतंक का ठेकेदार है, तालिबान के मिलिट्री कमीशन का चीफ रह चुका है। इन तमाम चेहरों के जरिए आप दरअसल समझ पाएंगे कि आतंकियों की सरकार किस तरह से तालिबान ने बनाई है अफगानिस्तान के भीतर। गृह मंत्री ग्लोबल आतंकी के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी की पहचान है। अमेरिका के FBI ने सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर पाकिस्तान के ISI के इशारे पर काम करने वाला यह शख्स है जिसका चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं, यह गृह मंत्री है मुल्ला हसन अखुंद। अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। मोस्ट वांटेड PM अखुंद का यह पहला बयान सामने आया है। इस्लामिक अमीरात से किसी को नहीं होगी दिक्कत, किसी को भी अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए, अखुंद इस तरह का बयान दे रहा है। अब्दुल गनी बरादर डिप्टी प्रधानमंत्री, मुल्ला उमर ने बरादर यानी भाई का खिताब दिया अब्दुल गनी बरादर को। तालिबान की पहली सरकार में उप रक्षा मंत्री था ये अब्दुल गनी बरादर, जिसका चेहरा आप देख रहे हैं। और एक एक करके इन तमाम चेहरे को देखिए। 2001 में तालिबान सरकार गिरने के बाद मिलिट्री कमांडर इसको बनाया गया था और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी नाटो फोर्स पर हमले का ये जिम्मेदार है, इस बात को समझिए। और हमारे ही वहां एक महिला हाशिमा अफगानिस्तान की आई हुई थी, उनकी आंख को चाकू से तालिबान ने निकाल लिया था। वो वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट भी थी, उनको कोड़े बरसाए गए, मारे गए, पीटे गए और जिस वक्त ये सब कुछ किया गया उस वक्त वो महिला 2 महीने की गर्भवती थी। इस तालिबान को लेकर आखिर पाकिस्तान इतना खुश क्यों हो रहा है, इसी बात को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार एक हकीकत तो है तालिबान की और ये आतंकवादी भी हकीकत हैं। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनको मान्यता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन क्या हिंदुस्तान के समय अब वक्त आ चुका है कि इन चेहरों के मद्देनजर कोई एक फैसला लिया जाए कि इस सरकार को लेकर हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सजगता से नजर रखे हुए है और भारत के हित में जो भी उपयुक्त होगा वो करेंगे। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार बनी है, सरकार को मान्यता कितने देशों ने दी है और जिन देशों ने दी है उनके तो नजरिए बहुत अलग अलग होंगे। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तो अमेरिका की फोर्सेज वहां थी, तो न वहां पे रूस घुस सकता था, न चाइना घुस सकता था। अब वहां अंदरूनी जिस दिन इनकी गुटबाजी सामने आएगी, कौन सा गुट किसकी तरफ चला जाएगा, उसको कौन कहां से सपोर्ट करने लगेगा और पाकिस्तान के अंदर वो क्या रोल प्ले करने लगेंगे, ये भी बहुत विचार का विषय है। हमारे यहां जो करने का विषय है कि भाई वो कश्मीर में जाकर किसी प्रकार की कोई गतिविधियों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भारत सरकार इतनी सक्षम है, सुदृढ़ है मोदी जी के नेतृत्व में कि वहां पर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा करने में सफल हैं। मगर मैं याकूब साहब से कहना चाहूंगा, साहब अब तो काबुल से सलांग हाईवे से कभी भी चाहे तो रूस से भी सीधे कोई आ सकता है और आप ही ने जो इलाका सक्षम वैली 1963 में चाइना को दे दिया था, अब वहां से चाहे तो वो कनेक्ट करके बड़े आराम से अफगानिस्तान में भी आ सकता है। तो जब तक कि आपके आका जो है वो जब तक आपके साथ है तब तक कोई बात नहीं। अगर किसी दिन इनका मन बदल गया तो अब आप उस समय सोच सकते हैं कि इतना आसान नहीं होगा। और ये बात मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हवा में, चूंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब रूस नहीं संभाल पाया 80 से 90 और 10 साल रूस नहीं संभाल पाया, 20 साल अमेरिका नहीं संभाल पाया और आप सोचते हैं आप संभाल लेंगे, आपकी हैसियत क्या है? सीधे सीधे शब्दों में वो यही कह रहे हैं याकूब साहब। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को हमारी फिक्र होने लगे तो यकीनन हम कुछ ठीक कर रहे हैं, यकीनन कुछ अच्छा हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको लग रहा है तालिबान की सरकार को समर्थन देकर पाकिस्तान अच्छा कर, और पाकिस्तान के भीतर जिस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, आपकी महिलाएं खिलाफ है इस तालिबान सरकार के, आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं उनकी। अफगानिस्तान के भीतर महिलाएं खिलाफ है पाकिस्तान के, वो वहां पर गो बैक के नारे लगा रही हैं। आपको समझ में आ रही है ये बातें? और यहाँ पर फूले नहीं समा रहे हैं आप, और आपको कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार के अगर कोई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो हमको खुश होने की जरूरत है, अच्छा काम कर रहे हैं हम। जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना, तो आप जो है ना औरत कार्ड ले आते हैं कि जी वो चंद औरतों ने एहतजाज कर दिए, चंद औरतों ने एहतजाज कर दिए। औरतों का बुनियादी हक है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में। और तालिबान आंखें निकालेगा, हम ताली बजाएंगे। हक अगर तालिबान वहां पर महिलाओं की आंखें निकालेगा, हम ताली बजाएंगे वहां पर बैठकर। अल्फाज में मजम्मत करेंगे
अगर तालिबान ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा, सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे। ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप हो, हम हो, सब इंसान एक पेज के ऊपर हैं। तालिबान को ये इजाजत कोई नहीं देगा कि वो औरतों को जिस तरीके से पहले ट्रीट करते थे उस तरीके से ट्रीट करें। उसमें कमर चीमा साहब हो, मैं हूं, सब आपके साथ खड़े होंगे, एक ही पेज के ऊपर होंगे। हाँ, और जब महिलाएं आकर अपनी बातें कहती हैं तो आप लोगों को लगता है कि दरअसल इन महिलाओं को कुछ देशों की ओर से बरगला दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। देखिए, ये महिलाओं के मामले पे इनको जो अपना नजरिया रखना हो रखे। इनको लगता है कि आप महिलाओं की बात सामने ले आई, क्योंकि महिलाओं से तो कोई हमदर्दी नहीं, छोड़िए उसको। मैं एक हकीकत बात कह रहा हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात। ये बताइए कि सरकार तो बन गई, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा कहां से आएगा? खाएंगे क्या? कोफ्ते? पैसा देगा चाइना, मुफ्त में दे देगा। आपको दिया, कितनी कीमत वसूली? सीपैक किया, आपसे ग्वादर का पोर्ट लिया, आपको बाकी में क्या हुआ वो आप हमसे बेहतर अंदर जानते होंगे। अगर चीन पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा। रूस पैसे देगा तो कीमत पूरी वसूलेगा, और कहीं से पैसा मिलने वाला नहीं है। आप तो पैसा दे नहीं सकते भाई। आपकी तो हालत ये है कि आप तो खुद चाइना के आगे कटोरा लिए खड़े। अरे याकूब साहब, फिक्र इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं आप लोग, और आतंकवादियों को बाल पोसकर बार बार हिंदुस्तान के भीतर भेजते हैं। इस वजह से याकूब साहब फिक्र है हमें। और एक बार फिर से जरा महिलाओं का हम जिक्र कर रहे थे, आप जरा दिखाइए तालिबान ने किस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया है। इसको लेकर मैं अपने बाकी भारतीय मेहमानों के पास जाऊंगी। तालिबान में महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। खेलकूद महिलाओं के लिए जरूरी नहीं, इससे उनका शरीर मीडिया के सामने बेपर्दा हो जाता है। इस तरह की सोच है, जरा सोचिए तालिबान की। और बाकी तो छोड़िए, जिस कैबिनेट को लेकर वो आगे बढ़ रहा है उसमें एक भी महिला शामिल नहीं है, जबकि बार बार कहा जा रहा था कि महिलाओं को हम जगह देंगे। सुधाकर जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे इस पर। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं चित्रा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, अपनी बात रखें। या मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे जो दोस्त हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनसे मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर ये इतना मानते हैं तो तालिबान को इतना सख्त और मजबूत समझते हैं, तो ये जो 4-5 दिन पहले कुछ हुआ है, तहरीक तालिबान का जो अटैक हुआ है, ये किस लिए हुआ है? मैं इन्हीं से ही, हमारे जो दोस्त बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, 4-5 दिन पहले ये क्वेता के आसपास हुआ है, कुछ एक सुइसाइड बॉम्बर, एक ये इंसिडेंट है। दूसरा, मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 2014 को रशिया ने जब एनेक्स किया था, इन्वेड करके क्रीमिया को जब एनेक्स किया था, आप सब याद रखे होंगे, शायद G8 से इसको हटाया गया था। उसके बाद सैंक्शन इंपोज किए गए थे, क्योंकि एक सोवरेन नेशन के ऊपर इस किस्म के जब इन्वेजन होता है, एक सिविलाइज सोसाइटी में यूएन के तहत और यूएन के नीचे जो सब आते हैं, इसके ऊपर सैंक्शन होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान को किसने इजाजत दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के पंजश्री का जो लड़ाई है, वहां पे हमारे उनके जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है, अपने सोल्जर्स, एसएसजी के जो फोर्स कमांडर हैं, एक थिएटर कमांडर, इनको सबके अंदर ले जाके ये पूरा तालिबान को सपोर्ट किए थे? ये किसने ऑथराइज किया था? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। कमर जवाब देना चाह रहे हैं। बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना, और शुरू से रहा है यही चरित्र पाकिस्तान का। कमर चीमा जी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये किस किस्म की इजाजत, क्या यूएन इसको देख ले रहा है? क्या हम सब नहीं देख रहे हैं? तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है पाकिस्तान से? आपको इसकी किसने आपने हुक्म दिया है, किसने इजाजत दिया है? बोले। तीसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, जो दूसरों के लिए खड्डा खुद किए हमारे लिए कोई पंजा लगाने की कोशिश कर रहा है, उसी खड्डे में आप ये पूरा निश्चिंत रहिए, आप हमारे खिलाफ कुछ करने से पहले खुद ही उस खड्डे में आप घुस जाएंगे, जिस तरह सुधांशु ने बताया। खुद ही गिरेंगे खड्डे में। कमर चीमा, ऑडियो म्यूट है, ऑडियो म्यूट है आपकी स्क्रीन पर, ऑडियो म्यूट है, उसको ठीक कीजिए कमर चीमा। अशोक सज्जनधार जी, तब तक मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, वहां पर वो ऐसे दखल अंदाजी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो फैज हमीद DGISI, वहां पर वो गए जैसे गवर्नर जनरल हैं, और उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एरोगेंस देखिए, कहते हैं मैं यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने आया हूं। भाई, आपको किसने अधिकार दिया है? आप तो एक खुफिया एजेंसी के चीफ हो,
और आप यहां पर पहुंच गए हो और आप कहते हो जो मैं यहां पर, और आप शांत रहिए सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये वहां से आकर ये कहने वाले कौन होते हैं? चित्रा जी अगर आप इजाजत दे, देखिए दो इन्होंने ये जो आपके पाकिस्तान से पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा था जो अशरफ घनी को वहां से लेकर आए। देखिए अशरफ घनी तो एक रिप्यूटेड रिस्पेक्टेड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसी बात नहीं है जो भाई वो कहीं पर कोई आतंकी गन्स चला रहे थे या कहीं पर ऐसे थे उनको वहां उठा कर ले आए। तो मतलब आप उन्होंने पहले कहा वो यूएन को नहीं मानते हैं, अब वो वर्ल्ड बैंक को भी नहीं मानते हैं। वर्ल्ड बैंक के में इनके अपने लोग थे काफी, महबूबुल हक वगैरह वगैरह। उसके बाद अशरफ घनी वहां पर इलेक्शन लड़कर आए थे, इलेक्शन से उनको वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया था। अब ये भी कह सकते हैं जो साहब वो तो इलेक्शन ऐसे ही था, फर्जी इलेक्शन था। परंतु देखिए केवल अफगानिस्तान में फर्जी इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में आप अपना इलेक्शन देख लीजिएगा। आपके प्रधानमंत्री को वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो देखिए जो दूसरों के ऊपर पत्थर मारने का प्रयास करता है उसका अपना घर शीशे का नहीं होना चाहिए। आपका तो घर चारों तरफ से शीशे का है। और आप ये याद रखिए जो आप अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे हैं ये सोचकर जो हमारी रियासत के ऊपर ये खतरा है, सबसे ज्यादा मुश्किलात आपको ही आने वाली है अगले दिनों में, चाहे वो ड्यूरांड लाइन पर हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हो, जो भी हो सभी से ज्यादा। अभी तो आप खुशियां मना लें, 2 दिन की खुशियां हैं आपकी, उसके बाद जो होने वाला है उसको आप सिर पकड़कर रोते रहेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पाकिस्तान के लिए यही होगा। और जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मेरे पास वक्त की इतनी ही इजाजत देता है। क्लोजिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी आपका। फिर भारत के लिए तो पहले ही पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती था यही पड़ोस में, अब वहां आतंकवादियों की सरकार बन गई। इस चुनौती से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? देखिए जहां तक भारत सरकार की बात है, हमें इस विषय पे 2 तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो स्ट्रेटेजिक यानी हमारी मिलिट्री के आधार के ऊपर हम उस पर किस ढंग से सुरक्षा कर सकें। दूसरा एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग पॉलिटिकली अब बयान देने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता उनको समर्थन मिलेगा। हाँ एक बात जरूर मैं एक और कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर उसको कुछ संभाल सकता है तो किसके आधार पर? खुद जो उधार के दम पे चल रहा है वो अगर जाकर ये कहे कि हम दूसरे को कोई संभाल लेंगे तो इस पे वही कहावत याद आती है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे हथियार से लेके और एक एक पैसा तक, अनाज तक आपका उधार पे चल रहा है, तो आप अफगानिस्तान पे किस बात का जो है वो उपहार देने जाएंगे? ये मेरे विचार से समझ से बाहर। और मुझे लग रहा है कि हमारे तीनों ही मेहमानों की बातों से आप दोनों पाकिस्तान के जो मेहमान जुड़े हुए हैं आपको सबक मिल गया होगा और समझ भी थोड़ी आई होगी कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो उसमें खुद गिरेंगे। और यकीनन जिस तरह की तस्वीर बार बार पाकिस्तान की ओर से बनाया जाता रहा है, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके वो सुधरता नहीं है। आतंकवादियों की सरकार है लेकिन जश्न पाकिस्तान के भीतर बनाया जा रहा है। जरा सोचिए ये कैसा मुल्क है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आज जो सवाल हमने पूछा था उस पर क्या मिले हैं देश। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या तालिबान कैबिनेट में आतंकी चेहरों का शामिल होना आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया की हार है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं 92% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 8% ने नहीं में जवाब दिया है। अब तालिबान के इस आतंकिस्तान सरकार का आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।